क्या वाकई ऐसी बात है? दफ्तर में जाएं तो अमला तो पूरा बैठा होता है, तो फील्ड में बंदे क्या कम है? वर्किंग उनकी मेहनत जो है उसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है कि वो किस तरह काम करते हैं या उसको हम किस तरह लेकर चलते हैं। हमें हर रोड पे नज़र आती हैं। अब तक आपके दौर में कितनी ऐसी सोसाइटीज़ पकड़ी गई? अच्छा, आपके दौर में काफ़ी सोसाइटीज़ को सील भी किया गया, हमने खुद देखा, आपकी यहाँ से रिपोर्ट्स आ रही होती थी कि फ़लाँ सोसाइटी सील। ये उसकी वजह से भी फिर जो दुकानदार है वो अपना मार्जिन भी उसमें बढ़ा देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मैं हूं सैयद अदनान नूर। आज एक नए सेट नई लोकेशन से आपके साथ, और मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं सीओ ज़िला कौंसिल छंग जनाब खालिक दास साहब। इन्हें अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं और आज का पहला प्रोग्राम इनके साथ हम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, ज़िला कौंसिल के हवाले से अक्सर बात होती है कि बहुत से इसके काम हैं, लेकिन बात आके ख़त्म होती है कि जनाब आपके पास अक्सर हमें ये सुनने को मिलता है कि क्या स्टाफ पूरा ही नहीं है। क्या वाकई ऐसी बात है? दफ्तर में जाएं तो अमला तो पूरा बैठा होता है, तो फील्ड में बंदे क्या कम हैं? तो उसमें बेसिकली इस तरह है कि ये 4 मुख्तलिफ़ ब्रांचेस जो है ना वो काम कर रही होती हैं और उनमें डिवाइडेड उनके फंक्शंस हैं। हर जो ब्रांच है वो डिफरेंट जो है वो फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है। तो उसमें मेन जो इशू आ रहा होता है वो ख़ास करके जो सैनिटेशन का स्टाफ है उसकी शार्टेज के हवाले से आ रहा होता है। तो वो स्टिल अभी भी परसिस्ट कर रहा है और ये सिर्फ जंग का नहीं है, मोस्टली मतलब डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स में जो है वो इसकी शार्टेज है। लेकिन अब जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं ज़ाहिर है उनके साथ जो है वो काम चलाने की कोशिश जो है वो करते हैं। अच्छा, आपका काम बेसिक रेवेन्यू जनरेट करना भी होता है, तो कौन से ऐसे वसाइल हैं जिनसे आप रेवेन्यू जनरेट करते हैं जिससे आप ज़िला कौंसिल के बजट में ऐसा समझें कि इजाफा हो सकता है? उसमें सर चूँकि 2 किस्म के फ़ंड्स जो हैं वो ज़िला कौंसिल में आ रहे होते हैं बेक वक्त। उसमें एक तो गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो मंथली ग्रांट आती है और दूसरा जो है वो ऑन सोर्स रेवेन्यू जो है वो है। वो जो ऑन सोर्स रेवेन्यू है वो ज़ाहिर है जो हमारी टीम है, हमारे जहाँ पे जो वर्कर हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, उनकी बेसिकली वर्किंग उनकी मेहनत जो है उसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है कि वो किस तरह काम करते हैं या उसको हम किस तरह लेकर चलते हैं। तो उसमें जो है वो एक जो सोर्स ऑफ इनकम है वो मुख्तलिफ़ किस्म के टैक्सेस हैं, फ़ी है, जिस तरह बिल्डिंग फ़ी है, कन्वर्जन फ़ीस है और इस तरह की मुख्तलिफ़ फ़ीसेस हैं। तो अब जिस तरह हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनकी तरफ से जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की कंडोनेशन फ़ी, कंपाउंडिंग फ़ी और उनकी अप्रूवल की फ़ीस, मुख्तलिफ़ फ़ीसेस होती हैं, वो कलेक्ट की जाती हैं। तो एक वो सोर्स है। इस तरह प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की शॉप्स हैं, उनसे रेगुलरली जो रेंट आता है वो है। उसके अलावा एग्रीकल्चरल लैंड है उसको ठेके पे दिया जाता है। इसके अलावा जो है वो कमर्शियल हॉल्स टाइप या इस तरह की जो भी मुख्तलिफ़, जिस तरह जिन्ना हॉल है या इनको जो लोग यूज़ करते हैं उनके ऊपर फ़ी है। इसी तरह अब लाइक ये डिफरेंट इवेंट्स होते हैं, स्टैंड्स हैं, उनका जो है वो ठेका है। इसके अलावा ज़िला कौंसिल की रोड्स हैं उनके ऊपर जो दरख्त लगे हुए हैं वो उनकी नीलामी का जो है वो अमल में लाई जाती है, उससे एक रेवेन्यू जो है वो जनरेट होता है। इस तरह यानी एक अच्छा खासा रेवेन्यू आप जनरेट कर सकते हैं और करते भी हैं। अच्छा, आपने इसमें हाउसिंग सोसाइटीज़ की बात की है। अगर हम किसी भी रोड पे झंग पे जाएँ ना तो बहुत सी जगहों पे सोसाइटीज़ छोटी छोटी नज़र आना शुरू हो गई हैं और ऐसे बाद दफ़ा तो ऐसे लगता है कि लोगों ने खुद ही, वो पंजाबी में कहते हैं, ऐरे शहरे बना के कोई बना लेते हैं सोसाइटी। तो इन्हें पकड़ने वाला कौन है? आपने पकड़ना होता है, लेकिन हमें हर रोड पर नज़र आती हैं। अब तक आपके दौर में कितनी ऐसी सोसाइटीज़ पकड़ी गई? तो उसमें हाउसिंग सोसाइटी तो बिल्कुल इनकी ग्रोथ है, लेकिन उसमें असल चीज़ ये होनी चाहिए कि हाउसिंग सोसाइटी डेवलप होने से या किसी के डेवलप करने से इशू नहीं होना चाहिए। इशू ये होना चाहिए कि उसको वो एम्बिट ऑफ लॉ में लाया जाए, उनको रेगुलराइज़ किया जाए और उनसे फ़ी वसूल की जाए। अब पिछले तकरीबन 3 माह के अंदर जो हमारा टारगेट था वो था 27 मिलियन का हाउसिंग सोसाइटी से जो फ़ी हमने लेनी थी और उसमें 20 मिलियन हमने पिछले 3 माह के अंदर सिर्फ रिकवर की है और इसमें तकरीबन 4 सोसाइटीज़ जो हैं वो फाइनल उनकी अप्रूवल भी की है। ये कहते हैं कि इन्हीं दिनों हुई है, जो कि जब निगरान सेटअप आया है आपने 2-4 सोसाइटियों को NOC को जारी हुए हैं ज़िला कौंसिल की जानिब से, ये हकीकत है? नहीं, उसमें ये एक तो ये है कि ये कोई ऐसी डिस्क्रिशनरी चीज़ नहीं है कि ये एक बंदा जो है वो किसी हाउसिंग सोसाइटी को अप्रूव कर दे। उसके लिए बाकायदा एक हाई लेवल की डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमेटी होती है, DPDC उसको बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डिज़ाइन कमेटी। उस कमेटी के मेंबर्स जो हैं वो 24 हैं। उसमें तकरीबन ऑलमोस्ट जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके हेड हैं
और डिप्टी कमिश्नर जो है वो ओवरऑल कमेटी का एज ए चेयरमैन जो है वो काम करते हैं। तो उसमें हर केस 2 से 3 दफ़ा प्लेस होता है, उसके ऊपर प्रॉपर डिस्कशन होती है, उसकी पहले पीपीपी होती है, जो उसकी प्रिलिमिनरी जो प्लानिंग परमिशन है वो दी जाती है, उसके बाद उसकी टेक्निकल स्क्रूटनी होती है, उसके बाद उसकी फाइनल अप्रूव। तो ये 3-4 फेजेस में जो है वो डीपीडीसी में प्लेस होता है, उसके बाद उसकी अप्रूवल होती है। तो वो उस प्रोसेस से गुजर के उस सारे क्राइटेरिया जो भी हैं उनको फिलफिल करने के बाद जो है वो अप्रूव हो सकती है। और ये निगरान सेटअप से पहले ही मतलब जो अप्रूव हुई हैं वो हुई हैं, उसके बाद जो है अभी तक इस पीरियड में चूँकि एक इंटरम सेटअप चल रहा है तो इसमें कोई भी अप्रूवल जो है वो ऐसा। अच्छा, आपके दौर में काफ़ी सोसाइटीज़ को सील भी किया गया, हमने खुद देखा, आपकी जान से रिपोर्ट्स आ रही होती थी कि फ़लाँ सोसाइटी सील, ये क्या वो अभी ट्रैक पे आ गई हैं या टोटली गैर कानूनी थी? नहीं, जितनी भी सोसाइटी सील की गई थी उनको कम अज़ कम, क्योंकि इनको हमने 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है सोसाइटीज़ को। एक जो है वो अप्रूव्ड है, एक जो है इलीगल है और एक जो है अंडर प्रोसेस है। तो उनमें अब ऑलमोस्ट शायद कोई 2-3 ऐसी सोसाइटीज़ हों जिनकी फ़ाइल्स नहीं जमा, अदरवाइज़ जो भी जहाँ पे भी काम हो रहा है वो अंडर प्रोसेस ज़रूर है। उन्होंने अपनी फ़ाइल जमा करवाई है, उनकी सिक्योरिटी फ़ीस उन्होंने जमा कराई है और बाकी उनका जो है वो अप्रूवल का प्रोसेस जो है वो चल रहा है। लेकिन इन द मीन वाइल उनकी कुछ की परमिसेस सील हैं, कुछ को फ़ाइन किए गए हैं और कुछ के ऊपर जो है वो कार्रवाई मतलब इन प्रोसेस ज़रूर है। अच्छा, हम भी आज एक सोसाइटी में ही बैठे हैं, ये पैराडाइज सिटी में बैठे हैं और ये वेन्यू हमने डिसाइड किया है, शायद इसलिए मैंने, कि ये मुझे तो शहर में सबसे बेहतर लग रही थी और आज आपने भी विज़िट किया, तो कैसा लगा आपको ये सोसाइटी में? जी बिल्कुल, मैं ये तकरीबन पहली दफ़े इस साइड में मेरा आना हुआ है, लेकिन ये बड़ा अच्छा माहौल मतलब यहाँ पे दिया गया है और जो भी क्राइटेरिया था उसके मुताबिक मोस्टली चीज़ें, रोड की विड्थ हो या सफाई सुथराई का हो या पार्क हो, मस्जिद हो, ये सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे माशाल्लाह अच्छी हैं और एक ऐसा इन्वायरमेंट लगता है कि जैसे हम किसी बड़े शहर में बैठे हैं। ये है इस बात में। बिल्कुल। अच्छा, एक और बात थी कि ज़िले के शहर में एक ज़िला कौंसिल हुआ है, वो गालबन आपकी प्रॉपर्टी है और उस हवाले से काफ़ी अरसे से काम भी हो रहा था कि इस जगह पर एक बेहतरीन मार्केट बनाना चाह रहे थे, तो उसका स्टेटस इस वक्त क्या है? क्या वो मार्केट बनेगी या वो उसी तरह रहेगा जिस तरह लोग बैठे हैं 2-2, 4-4 हज़ार रेंट पे? तो आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते थे, उस पर वर्क हुआ था। तो उसके ऊपर बिल्कुल वर्किंग हुई थी पिछली गवर्नमेंट में। फिर उसके बाद जो है वो डिफरेंट उसमें इश्यूज़ कह लें जिनकी वजह से थोड़ा सा प्रोसेस जो है वो डिले हो गया। तो अभी दोबारा उसको टेकअप किया जा रहा है, उसकी फिजिबिलिटी वगैरह जो है और PC1 वगैरह वो सबसे भी डिस्कशन हुई है, उसके ऊपर मतलब वर्किंग अभी भी हो रही है, मतलब उसको उसका PC1 वगैरह तैयार किया जा रहा है उसका। बिल्कुल। अच्छा, ज़िला कौंसिल के हदूद में इसकी काफ़ी ऐसी ज़मीनें हैं जो कि कहते हैं मुख्तलिफ़ लोगों के पास हैं और उनका बहुत कम रेवेन्यू जनरेट आप करते हैं, तो इसकी क्या वजह है? उसका रेवेन्यू कोई कभी आपने रिन्यूअल किया है या वही पुराना सिस्टम चल रहा है अभी तक? नहीं, उसका उसमें बेसिकली 2 किस्म की चीज़ें हैं। एक तो कमर्शियल प्रॉपर्टी है, उसके तो ज़ाहिर है शॉप्स का रेंट जो है वो ऑलरेडी डिफाइंड है और वो रिवाइज़ होता रहता है एज़ पर पॉलिसी भी, वो मतलब 10 से 15 साल, मोस्टली 15 साल के बाद जो है वो उसमें ऑन होता है। तो वो चल रहा है और उसका 10% इंक्रीज़ के साथ हर साल जो है वो आगे चलता जा रहा होता है। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है वो चूँकि एक कंपेटिटिव प्रोसेस के थ्रू, ओपन बिडिंग के थ्रू जो होती है तो उसमें हो सकता है, लेकिन इस साल जो प्रॉपर्टी या जो एग्रीकल्चरल लैंड हमने ठेके पे दी है उसमें ऐसी भी है कि जो पहले से 300 गुना हायर रेट्स पे पिछले साल की निस्बत गई है, तो वो अभी जो उनको हैंड ओवर कर दी गई है और उसकी इनकम जो है वो आना स्टार्ट हो गई है। अच्छा, झंग में जॉब करके कैसा लगता है आपको? क्योंकि बल्दिया के भी आप पहले रहे हैं CEO, अब आपको चांस मिला है दोबारा, काफ़ी अरसे बाद आप झंग आए हैं, तो कैसा लगता है कि ये तो कहते हैं बड़ा टफ एरिया है, यहाँ सियासी दबाव काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसमें किस बात तक हकीकत है? सियासी ज़हर ये हमारी इसकी जॉब नेचर थोड़ी इस किस्म की है, लेकिन मेरी पहले भी मैं 6 माह यहाँ पे रह के गया हूँ, अभी दोबारा मुझे 6 महीने हो गए हैं। मेरा तो बड़ा अच्छा माशाल्लाह एक्सपीरियंस यहाँ पे रहा है और लोग भी बड़ा मतलब अप्रिशिएट भी करते हैं और पहले भी बड़ी मेहनत से अच्छे तरीके से बल्दिया में काम करवाया है और अभी भी जो ज़िला कौंसिल है उसको, क्योंकि इसका ज़्यादा रेवेन्यू से रिलेटेड था तो फिनंशियली इसको पहले से बहुत बेहतर हमने कर दिया है और जो इसके जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो समझ लें कि पहले से पिछले 6 माह में जो है वो कम अज़ कम हमने उसको डबल ज़रूर कर दिया है। तो अब फिनंशियली एक बड़ा वाएबल ये इदारा बन चुका है और नेक्स्ट जो हमारी ADPs वगैरह या डेवलपमेंट के जो जब जैसे ही आगे गवर्नमेंट का कोई सेटअप बनता है, स्टार्ट होती है, तो वो पहले से बेहतर तरीके से इंशाल्लाह ताला स्टार्ट होगी। जी नाज़रीन, आज हमारे साथ मेहमान हैं ज़िला कौंसिल झंग के CEO खालिद दास साहब। इनसे सच्ची सीधी और खरी बातें की जा रही हैं और जवाबात भी ये बड़े मुनासिब दे रहे हैं अंदाज़ में, और इनसे ये गुफ्तगू का सिलसिला इस ब्रेक के बाद जारी है।
वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ। आज मेरे मेहमान हैं खालिक दाद साहब, ज़िला कौंसिल झंग के CEO हमारे साथ हैं। और अभी थोड़ी देर पहले हम यही देख रहे थे कि ख्वाजा का सोन हलवा तो मशहूर था ही, लेकिन आज ख्वाजा की अरेबियन स्वीट्स भी हमने चेक की हैं। तो खालिक दाद साहब से भी पूछते हैं कि इन्हें कैसी लगी है, फिर बात करेंगे टैक्सेस के हवाले से। जी जी, नहीं बड़ी माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त है, बड़ी अच्छी है। अब चेक की है तो बड़ा टेस्ट भी अच्छा है और क्वालिटी वाइज वैसे ही ख्वाजा का सोन हलवा तो ऐसे ही मशहूर है पूरे पाकिस्तान में, तो ये भी बड़ी ज़बरदस्त है इनकी। हाँ, ऐसे ये यकीनन इनका सोन हलवा तो पूरी दुनिया में लोग मंगवाते हैं, जहाँ भी कहीं हो तो लोग मंगवा रहे होते हैं। लेकिन ये इन्होंने एक नई चीज़ अरेबियन स्वीट्स लॉन्च की है, तो ये भी एक अच्छी प्रोडक्ट, बड़ी अच्छी स्वीट है बिल्कुल। अच्छा सर, बात हो रही थी टैक्सेस के हवाले से कि आप टैक्स जनरेट करते हैं और उसमें बहुत से वसाइल इस्तेमाल करने पड़ रहे होते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि बल्दिया को भी ज़िला कौंसिल सपोर्ट कर रहा होता है। तो इसमें बेसिकली बल्दिया का इशू ये है कि वहाँ पे एक्सपेंसेस जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि वहाँ पे एक मशीनरी है, वहाँ पे वर्कर्स हैं, उनकी सैलरीज जो है वो ज़्यादा है, और उसके अलावा जो मशीनरी को रन करने के लिए, और फिर मेजर इशू ये है कि मशीनरी पुरानी है तो उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस है। इस तरह डिस्पोजल स्टेशन हैं, उनकी रिपेयर है, मेंटेनेंस है। तो इस तरह के वो अखराजात जो हैं, और फिर सीवर लाइंस पुरानी हैं, उनकी मेंटेनेंस और उनकी रिपेयर, वो चीज़ें मिला के वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है चीज़ों को मैनेज करना। तो यहाँ पे जो है वो चूँकि एरिया ज़िला कौंसिल का ज़्यादा है, तो इसके सोर्सेज जो हैं वो इनकम के वो भी कंपैरेटिवली ज़्यादा है, तो इसलिए जो ज़िला कौंसिल वो फिनंशियली तौर पे थोड़ा स्ट्रॉन्गर इदारा होता है। अच्छा, आपकी ड्यूटी लगी हुई है प्राइस कंट्रोल करने के वाले से। शहर में अगर देखा जाए या शहर से बाहर भी अगर हम देखें तो कोई भी जगह पे, चाहे वो सब्ज़ी फरोश है, फ्रूट वाला है, कोई कंट्रोल में नहीं है। हर बंदा अपनी खुद साख्ता महंगाई लॉन्च करके बैठा है। प्राइस कंट्रोल के वाले से आपकी कारकर्दगी क्या है? और ये जो लिस्टें बनती हैं वो तो हमें दिखाते ही नहीं है। अगर कोई बंदा लिस्ट मांग ले कि भाई लिस्ट दिखाएं, तो कहते हैं जी अगों जाके सौदा ले लो, एक ही चक्कर है। तो उसमें जो प्राइस कंट्रोल के वाले से है, यहाँ पे हमारे डिफरेंट जो है वो मजिस्ट्रेट्स हैं और उनको डिफरेंट एरियाज़ जो हैं वो असाइन किए गए हैं। तो मेरे पास अभी जो है वो सिटी लाइन टाउन जो पुलिस स्टेशन है उसका एरिया जो है वो मेरे पास है। तो वहाँ पे ये बात आपकी ठीक है, लेकिन उसमें बेसिकली इस तरह है कि जो महंगाई की एक वेव चल रही है और प्राइस हाइक जो है वो तो नो डाउट बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से भी फिर जो दुकानदार है वो अपना मार्जिन भी उसमें बढ़ा देते हैं। और जिस तरह अब चिकन है या इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा ऑलरेडी जा चुकी है, और उसमें फिर एडिशनली जो है वो प्राइस हाइक जो है वो तो फिर जो कंज्यूमर है उसके लिए एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है। तो उसको देखते हुए मोस्टली अब मेरी तो यही अप्रोच है कि हम वो करवाते हैं उनकी खुफिया तरीके से, जो है वो पहले ख़रीदारी करवा लेते हैं, उसके बाद जो है वो उनके ख़िलाफ़ एक्शन होता है। तो अभी भी अगर मेरी पर्सनली जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी मतलब सरगोदा में भी रही है, और यहाँ पे भी जो है वो फाइन्स के हवाले से हो, चाहे वो बंदे अरेस्ट करवाने के हवाले से हो, चाहे उनके ख़िलाफ़ शॉप सील करने के हवाले से हो, वो बड़ी मतलब कंपैरेटिवली बहुत बेहतर है। मतलब अगर जो ओवरऑल यहाँ पे कारकर्दगी जिसे दिखा जा कारकर्दगी जो है वो कंपैरेटिवली वो बेहतर है, लेकिन स्टिल जो है वो इसमें कोई शक नहीं है जो आर्टिफिशियल जो प्राइस हाइक है वो ऑलमोस्ट हर जगह पे है, और उसका सिर्फ यही तरीका है कि उनके ख़िलाफ़ जो है वो क्रैकडाउन ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, उनको फ़ाइन ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, या उनको डिस्करेज किया जाए, क्योंकि अदरवाइज़ तो फिर ये एक सिलसिला जो है वो चलता रहेगा। लेकिन उसको अगर मैंने अभी एक वीक में भी तकरीबन 2 लाख के करीब इस वीक में जो है वो फ़ाइन किया है, तो इसको ज़ाहिर थोड़ी सी और ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और करते हैं। अब मैं ये समझता हूँ कि इसमें आवाम को आगाही देना बड़ा ज़रूरी है कि कोई भी बंदा अगर कोई चीज़ ख़रीदना चाहता है, दुकानदार से जाके रेट लिस्ट मांगे, उसे कहे जी रेट के हवाले से आप हमें देंगे तो हम लेंगे, वरना नहीं लेंगे। अगर आप ये एक्सरसाइज करवा दें, इसको आगाही मुहिम ऐसी चला दें कि हर बंदा रेट लिस्ट जाके मांगे और उसी हिसाब से पैसे दे, तो ये बड़ी जल्दी कंट्रोल किया जा सकता है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और जो बल्कि ये तो उनकी प्राइमरी ड्यूटी है हर शॉपकीपर की कि वो प्राइस लिस्ट जो है उसको एक कंस्पिशियस जगह पे जो है ना वो वहाँ पे लगाए, और हर बंदा जो जहाँ पे वो वहाँ पे जो कंज्यूमर आता है उसको वाज़ेह तौर पे पढ़ सके। लेकिन मोस्टली ये होता है कि वो लगा देते हैं, जब कोई चेकिंग के लिए आया तो उसको सामने कर दिया, अदरवाइज़ कर दिया, तो उनके ख़िलाफ़ जो है वो मज़ीद जो है वो थोड़ी सी कार्रवाई करने की ज़रूरत है। बाकी पब्लिक की तरफ से जो है वो कंप्लेंट भी जो है वो ज़ाहिर आने से भी कार्रवाई जो होती है। अब मेरे पास तो जब भी कभी आई है मैंने कोशिश की है कि उसको फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड करूँ। अच्छा, आपने कभी ये कोशिश नहीं की कि ज़िला कौंसिल के जो दरख्त मुख्तलिफ जगहों पे लगे हुए होते हैं, जैसे आपने अभी बताया कि 50,000 से ज़्यादा दरख्त हैं, इनमें से कुछ बारो-बार हो जाते हैं, ये क्या होता है? कोई ऐसी कारकर्दगी भी बताएं कि ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ क्या किया आप?
उसमें जो अभी मेरे पीरियड में तो इनकी पहले एक नीलामी मेरे आने से पहले हो चुकी थी। उसमें जो है वो दरख्तों की कटौती वगैरह उसका अमल जारी है। शुरू में तकरीबन 3-1 माह पहले एक ऐसा इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ था जिसको हमने पूरा डिग आउट किया। उसमें कुछ सब्ज़ दरख्त काटे गए थे, उनमें FIR भी करवाई जो मुतलका बंदा था और हमारा अमले का भी जिसकी वहाँ पे ड्यूटी थे उसके ख़िलाफ़ भी जो है वो डिसिप्लिनरी एक्शन जो है वो लिया गया था। बाकी रूटीन में कोशिश होती है कि हमारा अमला जो है वो विजिलेंट रहे और कोई ऐसा वाक़या ना हो। लेकिन फिर भी अगर ये इतना बहुत बड़ा एक एरिया है, मतलब डिस्ट्रिक्ट पूरे का रूरल एरिया है, तो उसमें उसको हम नहीं खारिज इम्कान नहीं किया जा सकता कि कभी कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ। लेकिन जो रिपोर्ट हो या हमारे नोटिस में आ जाए तो ज़रूर कार्रवाई करते हैं। आखिर में मैं चाहूँगा कि झंग की आवाम के लिए कोई आप मैसेज देना चाहें। सर, झांग की आवाम के लिए एक तो अभी गवर्नमेंट की तरफ से बड़ी पॉजिटिव जो है वो मुहिम स्टार्ट की गई है साफ़ सुथरा पंजाब के हवाले से, सफाई निस्फ़ ईमान के नाम से। तो उसमें लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि वो भी उसका हिस्सा बने और ये सिर्फ़ इस बात पे ना रहे कि जी कि ये बल्दिया या ज़िला कौंसिल की ज़िम्मेदारी है कि वो गलियों को या रोड को साफ़ करे, बल्कि जब हम एज़ ए कौम जो है हमारे अंदर अवेयरनेस आ जाएगी और हम मिल के इस चीज़ को करेंगे तो वो बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो बाकी बिल्कुल ये उनसे रिक्वेस्ट है कि प्राइस कंट्रोल के हवाले से आपने बात की है, किसी को भी कम अज़ कम जिस जो एरिया ऑफ जो रिस्ट्रिक्शन मेरे पास है कोई इशू हो तो वो ज़रूर मुझसे रब्ता करें, मेरे व्हाट्सअप नंबर पे करें, तो मैं इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश करूँगा फौरी रिस्पॉन्ड करने की। पब्लिक गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी से कैसे बच सकती है? सर, गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ जो हैं उनकी हम अपने तौर पे तो तशहीर भी करते हैं, अपना जो हमारा सोशल मीडिया पे पेज है उसके ऊपर भी देते हैं, बाकी मीडिया के ज़रिए भी जो है वो लोगों को अवेयरनेस दी जाती है। बाकी हमारे ऑफिस से प्लानिंग ब्रांच से उसकी ज़रूर जो है अगर कोई प्लाट वगैरह ख़रीदना हो तो उन्हें चाहिए कि उस वहाँ से जो है इन्फॉर्मेशन ले लिया करें ताकि उन्हें पता हो कि ये सोसाइटी जो अप्रूव है या इसकी लाइकलीहुड है अप्रूवल की कम अज़ कम, या फिर जो वो जो ब्राउन जोन है, ब्राउन एरिया है उसमें फॉल कर रही है ताकि वो अप्रूव हो सके। सम टाइम ऐसा होता है कि लोगों को जो है वो ग्रीन एरिया में या कोई ऐसी जगह पे जो है वो प्लॉटिंग करके शुरू कर देते हैं सेल, तो वो उसको जो है उससे अवॉइड कर सकें। बहुत शुक्रिया खालिद साहब, आपसे बहुत अच्छी गुफ्तगू रही जी, थैंक यू और सो कोशिश करेंगे कि गाय बगाए आपसे सर, मुलाकात का बहुत सिलसिला शुक्रिया जारी रहे। इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, आज हमारे मेहमान थे ज़िला कौंसिल झंग के CEO खालिद दाद साहब। इनसे सच्ची खरी बातें की और इनके जवाबात भी आप तक पहुँचाए। तो कोशिश करेंगे कि बहुत से इसी किस्म के ब्यूरोक्रेट से भी आपकी मुलाकात करवाएं इस प्रोग्राम में, और सियासतदानों से भी मुलाकात करवाएं, और समाजी सियासी शख्सियात के साथ आपकी मुलाकात इसी तरह होती रहेगी एक नए वेन्यू से आपके साथ, पैराडाइज़ झंग से। और इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ तावन करते हैं ख्वाजा स्वीट्स और पैराडाइज़। इसके साथ ही अपने मेज़बान सैयद अदनान नूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।